नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ का आज का ये जो लेक्चर है वो आपका थर्ड वीक ऑफ फरवरी का है। यानी कि दोस्तों, आप सबको पता है कि हमने करंट अफेयर की सीरीज़ आप सबके लिए शुरू की है, जो कि आपके CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, उसके साथ ही साथ अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र महाविद्यालय या फिर यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी लेक्चर्स यानी कि ये कंटेंट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपके भी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे पिछली सीरीज़ को देखते हुए आए हैं, क्वेश्चन का आंसर बताते आए हैं, नोट्स बनाते आए हैं, आगे भी आपको यही करना है। आप में से कई सारे एस्पिरेंट लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर क्या एक करेंट अफेयर की सीरीज़ हमको भी पढ़नी है, क्या हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ना आप सबको है, ठीक है। एक बात आप ध्यान देंगे कि आप खुद सोचिए कि जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको जानना भी तो चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन MD बना, कौन CEO बना, या फिर जो भी खेल जगह से चीज़ें हैं तो आपको जानना भी चाहिए। और सही बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए हो रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। और इसका जो आपको PDF है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसके PDF मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका थर्ड वीक ऑफ फरवरी का करंट अफेयर है, जो कि हमने 20 ऐसे प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूछ रहा है, या फिर पहला क्वेश्चन ये है कि RBI हैज़ बीन कंडक्टिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम February 14 to 18, 2020, व्हाट इज़ द थीम। यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि RBI 14 से 18 फरवरी 2022 वित्तीय साक्षरता दिवस का आयोजन कर रही है, थीम क्या है। यानी कि पहले तो आप ये समझिए कि RBI ने क्या किया था कि 14 से 18 फरवरी तक उसने एक वित्तीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया था, या फिर आयोजन कर रही थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसका थीम क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द थीम, ठीक है। यानी कि व्हाट इज़ द थीम, इसका थीम क्या था जो आपकी RBI 14 से 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता दिवस का आयोजन कर रही थी, तो उसका थीम पूछ रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसका थीम क्या है, ठीक है। तो इसका जो थीम था RBI का, वो थीम था गो डिजिटल गो सिक्योर। यानी कि जो डिजिटली जो आप लोग पेमेंट वगैरह करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको लेकर के RBI ने ये जो है कि वित्तीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया था 14 से 18 फरवरी तक। और इसका थीम क्या था, गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड या फिर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI, ठीक है। तो पहले आप ICAI का फुल फॉर्म जान लीजिए, यानी कि इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से आपने जान लिया। अब ये पूछ रहा है कि किसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपके सामने है S किशोर हैं। खैर, ज़्यादा ऑप्शन को पढ़ने कोई मतलब नहीं है, हम राइट आंसर पे हम चलते हैं। जो आपका राइट आंसर आपका है देवाशीष मित्रा। देवाशीष जो है कि देवाशीष मित्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। देवाशीष या फिर देवा इसका नाम है, देवाशीष मित्रा को जो है कि ICAI के रूप में इनको जो है अकाउंटेंट के रूप में चूज़ किया गया है, चुना गया है। अगला क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे कि राष्ट्रीय उत्पादकता जो है कि दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग उत्पादकता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आपका 12 फरवरी होगा 2022 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, उत्पादकता होता है, उत्पादन करना होता है, और नेशनल का मतलब राष्ट्र होता है।
तो चूँकि यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा है तो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारे टाइपराइटर से। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? 12 फरवरी 2022 को हम लोग, हालांकि इस साल 2022 को मनाया गया, लेकिन हर साल 12 फरवरी को ये मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड फिल इन द ब्लैंक सेंट्रल फाइनेंशियल outlay from 2021 to 22 to 2025-26 फॉर जो है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 21-22 से 25-26 तक के केंद्रीय वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। यानी कि जो हमारे सरकारी पुलिस बलों हैं उनको आधुनिकीकरण का मतलब ये है कि जो भी उनको गन्स वगैरह या फिर जो भी उनको आधुनिकीकरण से जोड़ना का मतलब क्या होता है कि मॉडर्नाइजेशन, यानी कि थोड़ा सा उनको मॉडर्न करना, थोड़ी सी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बदल करके नई चीज़ों को लेके आना। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझे, जैसे मान लीजिए कि जैसे गन्स वगैरह रखे रहते हैं पुलिस वाले, तो उनके गन्स को अपडेट किया जाएगा, अच्छा उनको गन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आप समझ सकते हैं मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है आधुनिकीकरण, यानी कि आपके जीवन में जो चीज़ें हैं उसको आधुनिक करना, यानी कि जो समय है समय के साथ उसको परिवर्तन करना आधुनिकीकरण कहते हैं हम लोग, यानी कि उसमें बदलाव करना। कि सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय वित्तीय परियोजना को मंजूरी दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। इसका राइट आंसर आपका होगा जो है कि 26,275 करोड़, यानी कि आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ग्रुप राहुल बजाज हैज़ पास्ट अवे का देखिए मतलब क्या होता है, गुजर जाना, मृत्यु हो जाना, ठीक है। ही वाज अवार्डेड विथ पद्म विभूषण इन विच ईयर, यानी कि उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए अब यहाँ से दो प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो राहुल बजाज थे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष थे? बजाज समूह के। यानी देखिए उद्योगपति का मतलब ये तो एक मान लीजिए कि बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, लेकिन ये बजाज समूह क्या थे? ये अध्यक्ष थे राहुल बजाज, जिनका निधन हो गया है, ठीक है, इसी साल 2022 में निधन हुआ है फरवरी में। कह रहा है कि उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण मिला है, यानी कि सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा 2021 में, ठीक है, 2021 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके बारे में आप जानकारी ध्यान दीजिए, ले लीजिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसी साल इनकी मृत्यु हुई है, इसी साल इनका निधन हुआ है राहुल बजाज का। जो बजाज समूह क्या थे? पूर्व अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष रह चुके थे, अध्यक्ष थे, ठीक है, और इनको पद्म विभूषण भी मिला है, सम्मानित किया गया है 2001 में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड ट्रस्ट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेशियो डे इज ऑब्जर्व इन विच डे, यानी कि विश्व रेडियो दिवस की थीम रेडियो एंड ट्रस्ट, ठीक है, यानी कि रेडियो एंड ट्रस्ट जो कि आपका ये पहला लाइन है, रेडियो एंड ट्रस्ट यह किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी कि 11 फरवरी है, 12 फरवरी है, 13 फरवरी है एंड 10 फरवरी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो देखिए आप राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ताकि हमें पता चला कि आप कितना याद करते हैं, कितना लर्न करते हैं, कितना कुछ चीज़ें पता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा जो कि 13 फरवरी, ओके, 13 फरवरी को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानी, वक्ता और प्रख्यात कवित्री सरोजनी नायडू को उनकी फिल इन द ब्लैंक भी जयंती पर याद किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि इसका राइट आंसर आप बताएं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हर 20 प्रश्न में से जो भी हम सीरीज़ कराते हैं उसमें से एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होता है। तो आज आप इस 7वें प्रश्न का उत्तर हमें देंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको सर्च करिए, ढूंढिए, क्योंकि देखिए अब सर्च करने से क्या होता है कि मान लीजिए किसी चीज़ को आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, परेशान होकर ढूंढते, जल्दी नहीं मिलता है ना, तो जब आप उसको ढूंढ लेते हैं तो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाता है और आप उसको कभी भूल नहीं पाते। तो इसका राइट आंसर आप हमें खोज करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी एक जानकारी यहाँ से आप ले सकते हैं कि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी बोलते हैं हम लोग, SEBI,
BI सेबी बोलते हैं, सेबी हैज़ टेड इज एडवाइजरी कमेटी ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड IPEE हु इज़ द चेयरमैन ऑफ कमिटी। ठीक है, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के निर्देशक संरक्षण और शिक्षा कोष IPE पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया। समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो देख थोड़ा सा यहाँ से आप दो शॉर्ट्स फॉर्म को लर्न कर लीजिए। SEB यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी उसको हम बोलते हैं। उसके बाद IPEF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी आप यहाँ से देख करके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, इसको भी आप लर्न कर लें। कहना कि इसका अध्यक्ष कौन है कमेटी का? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, और चूँकि हम ज़्यादा देखिए ऑप्शन को नहीं बताते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर दें, इसलिए हम ज़्यादा ऑप्शन हम पढ़ना ही नहीं चाहते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। ठीक है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका C होगा। C का मतलब क्या है? जी महालिंगम। ठीक है, महालिंगम है, यानी कि जी महालिंगम है वो अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9th वाला कह रहा है कि हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल इंडियन अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग जो है कि हॉरिजन्स, यानी कि इसने भारत अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजोन्स नामक नई पुस्तक लिखी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी कि ध्यान से समझिएगा। एक नई पुस्तक लिखी गई 2022 में फरवरी में, और उस पुस्तक का नाम क्या है कि इंडियन अफ्रीका रिलेशंस। ठीक है, चेंजिंग हॉरिजन्स। ठीक है, यानी कि चेंजिंग हॉरिजोन्स। ठीक है, कह रहा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन? इसका टाइटल बता दिया, टाइटल ये है। ठीक है, बुक के। अब पूछ रहा है कि कौन इसके लेखक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका होगा राजीव कुमार भाटिया। राजीव कुमार भाटिया है, ध्यान दीजिएगा, इसके राइटर है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वाडी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो जीवा कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया है? मेन इसका मतलब ये है, और 11 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 10 है, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है देन यू विल बी राइट, गिव द राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको नहीं पता है तो इसका राइट आंसर होगा नबाडा। नबाडा यानी कि NABARD, नबार्ड बोलते हैं, नबार्ड बोलते हैं। ठीक है, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप याद करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि NABARD, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कभी कभी जो हमारे कॉमर्स के छात्र जो BCom का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो BCom के एंट्रेंस में ये क्वेश्चन एक साल पूछा भी है, शायद विद्यापीठ में, काशी विद्यापीठ में पूछा है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो नबार्ड का फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि किसने 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल यानी कि CGOPP प्रोजेक्ट का 5वां और अंतिम पोत ICGS सक्षम दिया? ठीक है, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो बता भी सकते हैं, वरना हम तो आपको बता नहीं वाले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोवा शिपयार्ड LTD। गोवा शिपयार्ड LTD यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है कि कल्टिनो एग्रीटेक PVT LTD विच रन एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क हैज़ रोक इन हुम एज अ ब्रांड एम्बेसडर। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली एल्टिनो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इनको ऐसे आदमी को बनाया गया है जिनको आप जानते हैं, जिनका नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। अगर आप वेब सीरीज़ देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो आपको पता होगा पंकज त्रिपाठी यह एक भारतीय अभिनेता है, और इनको ही एग्रीटेक का ब्रांड एम्बेसडर, एग्रीटेक नेटवर्क का ऐप का इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस तो कई सारे, दीपिका पादुकोण भी हैं, कंगना रनौत भी, स्मृति मंदना भी हैं, मंदन भी हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर देंगे ऑप्शंस। इसका राइट आंसर आपका डी होगा पंकज त्रिपाठी, इसलिए हम सारे ऑप्शन को डिस्कस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सरकार ने 12 फरवरी, हालांकि चाहिए हम इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते थे कुछ, क्योंकि इंग्लिश वाले छात्र बोलेंगे कि सर आप हिंदी में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिजेक्टेड एग्रीज फॉर क्यूट प्लाम ऑफ जो है क्यूट प्लाम ऑयल फ्रॉम 7.5 to
फिल इन द ब्लैंक विथ इफेक्ट फ्रॉम 12 फरवरी 2022। यानी कि सरकार ने 12 फरवरी 2022 से कच्चे कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकरण को घटा करके 7.5% से कर दिया है। यानी कि 12 फरवरी तक इसका जो क्या बोलते हैं रेट में कच्चे दामों का जो था वो 7.5 था, लेकिन अब इसको घटा दिया गया। कितना घटाया गया, कहाँ तक घटाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 5%, यानी कि 5% घटा दिया गया है। ठीक है, 12 फरवरी 2022 से। ठीक है, इसको हम लोग जो आपका ये एक तेल है ना, कच्चे पाम तेल, इसको हम लोग कुमुदनी तेल ही बोलते हैं, देसी भाषा में कह सकते हैं। जैसे गांव के लोग यूज़ करते हैं कुमुदनी तेल। अगर आप में से जिनको पता होगा उनको पता होगा, जो एग्रीकल्चर के छात्र उनको तो अच्छे से पता होगा कि कुमुदनी तेल किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि who has been appointed as the CEO and MD of Air India। एयर इंडिया आपको पता है हमारे इंडिया की जो जितनी भी एयरलाइंस है, तो उसमें CEO और MD के पद पे किसी हाल ही में नियुक्त किया गया फरवरी में। इसका राइट आंसर आपको पता है देन यू विल बी गिव द राइट आंसर। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी इसमें डाउट इसलिए है कि ये ऑप्शन जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे लगाने की ऑप्शन होगा। ठीक है, हालांकि कंटेंट मैंने ही बनाया, लेकिन ऑप्शन मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कैपबेल विल्सन CEO और MD हैं एयर इंडिया के, यानी कि कैपबेल विल्सन। आप एक काम करेंगे, ना होगा तो इसका राइट आंसर आप हमको ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। हालांकि जहाँ तक हमें उम्मीद है कि कैपबेल विल्सन को CEO और MD बनाया गया है एयर इंडिया का। अगर आपको पता है तो आप तो हमें कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड फेमस मारू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ईयर, यानी कि विश्व प्रसिद्ध मारू त्यौहार किस देश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका राजस्थान होगा। सॉरी, यहाँ पे किस प्रदेश दिया है, सॉरी हम देश बोल दिए, किस प्रदेश में। ठीक है, किस प्रदेश में मनाया जाता है, तो हमारे इंडिया के जो है कि राजस्थान में ये विश्व प्रसिद्ध मारू त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन का कोई पूछता है, ध्यान दीजिएगा, त्यौहार को लेकर के दिन को, कौन सा दिन कब मनाया जाता है, इसको लेकर 1-2 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा और आप देखेंगे कि आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा है। कह रहा कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। आपको पता होगा अभी फरवरी में ये चीज़ें काफ़ी न्यूज़ में हेडलाइन में थी, काफ़ी चर्चित चीज़ें थी। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप इसका राइट आंसर दे लेंगे अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो। यानी कि कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। इसका राइट आंसर क्या होगा, इजराइल होगा। इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यानी कि वो पहला देश इजराइल है जिसने अपने नागरिकों को हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति दे दी है, इजराइल ने। कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपसे 17वां। अच्छा, सभी को गुड इवनिंग, सभी लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन है, लाइव है, चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, हाँ आप लोग पढ़िए, आप क्वेश्चंस के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताया करिए, सजेशन दिया करिए। हम डेली क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। इसका PDF ले लिया करिए आप टेलीग्राम से और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है तो एक लाइक तो कर ही दिया करिए। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ेगा ताकि आपके लिए हम और नए प्रकार के प्रश्न लेके आएँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है CBSE अध्यक्ष का प्रभार किसे सौंपा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से जो भी छात्र हमारे CBSE बोर्ड से अभी 12th पढ़ के आए हैं तो आपको जानना भी चाहिए भाई कि आपके CBSE के चेयरमैन कौन है। ठीक है, यानी कि हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ CBSE चेयरमैन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विनीत जोशी, यानी कि विनीत जोशी इज द राइट आंसर। यानी कि विनीत जोशी को CBSE का चेयरमैन बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, या फिर उनको अध्यक्ष पद की प्रभार सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, कह रहा है कि संस्कृत मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह का पहला आविष्कृत शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, G कृष्णन रेड्डी। ठीक है, यानी कि G कृष्णन रेड्डी हो जाएगा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर आपसे 19वां कह रहा है कि किस संगठन ने अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी किया, यानी कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स एनुअल फ्रंटियर्स रिपोर्ट। यानी कि वर्ल्ड बैंक, AIMF है,
ADP है और UNEP है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा UNEP। यानी कि UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स। ठीक है, UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ध्यान देंगे आप लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि UNEP का फुल फॉर्म बताइए, तो आप उसका राइट आंसर वहाँ दे लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए सहमत हो गया है, जो जाहिर तौर पर आधार कार्ड पर आधारित है। ठीक है, तो जापान है, भूटान है, श्रीलंका है, नन है, तो इसका राइट आंसर श्रीलंका होगा। श्रीलंका हमारे जो कि पड़ोसी दोस्त हमारा श्रीलंका है। ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन पूछता है कि पड़ोसी देश कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आप क्या मारेंगे? श्रीलंका ऑप्शन मारेंगे। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे अलग है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत किस देश को एकात्मक डिजिटल पहचान ढांचे को लागू करने के लिए सहमति दे दिया है, तो आधार कार्ड के थ्रू जाहिर तौर पर ये आधार कार्ड पर ही आधारित है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है, तो ये श्रीलंका को दिया गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की भी क्लास, आज के लेक्चर पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, दोस्तों को शेयर भी किया करिए, और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लिया करें। थैंक यू सो मच।